दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग CSJM यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो LLB फर्स्ट सेमेस्टर है उसका अप्रैल 2022 का लॉ ऑफ क्राइम फर्स्ट यानी कि जो इंडियन पिनल कोड है उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में आपको कुल 75 प्रश्नों को करना होता है, ठीक है, और ये मैक्सिमम 100 नंबर का था। तो चलिए, और एक चीज़ और, इसकी जो सीरीज़ है वो A है। और एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग कि किसी भी पेपर में पेपर हमेशा लॉ का एक ही बनता है और उसकी सीरीज़ A, B, C और D बनती हैं। A 1 से 100 तक बनता है। जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को 51 से 100 तक को 1 से 50 तक कर दिया जाता है B में, और इसी तरह C और D में भी यही परिवर्तन करके उसी पेपर को बनाया जाता है। कोई अलग पेपर नहीं होता है। A, B, C, D तीनों एक ही होते हैं, बस क्वेश्चन इधर उधर रहते हैं। इसलिए आपको इसी से सभी का तीनों, चाहे A हो आपके पास सेट या B हो या C हो या D हो, सभी के उत्तर इसी से मिल जाएंगे। आपको इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से और सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अपराध है। अपराध क्या है? एक अपरिहार्य प्रतिभास, एक सार्वभौमिक प्रतिभास, A और B दोनों, या फिर D कोई नहीं। यानी कि द क्राइम इज एन इनविटेबल फिनोमिना, यूनिवर्सल फिनोमिना, बोथ A और B, नन ऑफ एबव। इसका सही उत्तर है C। अपराध क्या है? अपराध है A और B, एक अपरिहार्य प्रतिभास और एक सार्वभौमिक प्रतिभास। यानी कि अपराध को किसी भी परिस्थिति में किसी भी समाज द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। एक ऐसे आदर्श समाज की परिकल्पना केवल परिकल्पना है जिसमें अपराध ना होता हो। चाहे आप राम राज्य की ही बात क्यों ना कर लें, सभी जगह अपराध हमेशा से होते चले आए हैं, अपराध हमेशा ही होंगे। कोई भी समाज उसे रोक नहीं सकता, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा कि अपराध नहीं है। द क्राइम इज नॉट ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट, ए लिविंग कॉन्सेप्ट, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर है अपराध नहीं है। क्या नहीं है? ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक स्थिर अवधारणा नहीं है। हमेशा ही अपराध नहीं होता रहेगा, अपराध होगा भी नहीं भी होगा। ऐसा थोड़ी कि हमेशा कोई व्यक्ति अपराध ही करता रहेगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने अपराध को दोष के रूप में परिभाषित किया और उसकी अनुशास्ती दंडात्मक है यह बताया? A स्टीफन, B कैनी, C कीटन या फिर D मिलर। 3 का सही उत्तर है B। कैनी ने ही अपराध को दोष के रूप में परिभाषित किया और उसकी अनुशास्ती बताया कि अनुशास्ती दंडात्मक होगी। अगला प्रश्न है 4, निम्न में से कौन सा एक अपराध का आवश्यक तत्व है? मानव प्राणी, आपराधिक मनस्थिति, दोषपूर्ण कार्य, उपरोक्त सभी। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम? ह्यूमन बीइंग, मीन्स रिया, एक्टस्ट्रियस, ऑल ऑफ एबव। 4 का सही उत्तर है D, ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। इसके बाद हमारा 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति आपराधिक विधि से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिलेटेड टू क्रिमिनल लॉ? संथानम समिति, वांचू समिति, वोहरा समिति या फिर D उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है D, उपरोक्त सभी। ये सभी समितियां क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह जो किसी मानव को आपराधिक आशय निर्माण हेतु प्रेरित करता है कहलाता है? मोटिव, नॉलेज, कॉज, इफेक्ट। 6 का सही उत्तर है A, मोटिव, हेतुक, ठीक है, इंटेंशन। यही है जो आशय निर्माण हेतु प्रेरित करता है किसी भी व्यक्ति को। अगला प्रश्न है हमारा 7वां, आपराधिक मनस्थिति मस्तिष्क की ऐसी दशा है जो इंगित करती है। मीन्स रिया इज द स्टेट ऑफ माइंड इंडिकेटिंग क्या? इनोसेंस, कल्पेबिलिटी, A और B बोथ, नन ऑफ दिस। यानी कि निर्दोषता, आपराधिकता, A और B दोनों, या फिर D उपरोक्त में से कोई नहीं। आपराधिक मनस्थिति मस्तिष्क की ऐसी दशा है जो इंगित करती है। 7वें का सही उत्तर है B, आपराधिकता को, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, निम्न में से कौन मानसिक दशा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेंटल कंडीशन? उपेक्षा,
उतावलापन, बेईमानीपूर्ण या उपरोक्त सभी। 8वें का सही उत्तर है डी। ये सभी क्या हैं? मेंटल कंडीशन हैं ये सभी। नेग्लिजेंस, रिकलनेस या डिसऑनेस्टी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 9वां। निम्न में से कौन सा मामला आपराधिक मनास्थिति से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू मीन्स रिया? आर बनाम प्रिंस, आर बनाम टॉल्सन, ठीक है, सिराज बनाम डी रूट्स या ऑल ऑफ एवर। 9 का सही उत्तर है डी। ये सभी केस किससे रिलेटेड है? आपराधिक मनास्थिति मीन्स रिया से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 10वां। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस मीन्स रिया इज नॉट रियल एसेंशियल? निम्न में से किस मामलों में आपराधिक मनास्थिति आवश्यक नहीं है? मीन्स रिया इंपॉर्टेंट नहीं है। किन किन मामलों में? लोक सुरक्षा, जन कल्याण, लोक उपताप या उपरोक्त सभी। तो चाहे पब्लिक न्यूसेंस हो या वेलफेयर, सोशल वेलफेयर हो या पब्लिक सेफ्टी हो, इन सभी मामलों में मीन्स रिया आवश्यक नहीं है। आपकी मीन्स रिया हो या ना हो, आपके कार्य को अपराध माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर। भारतीय दंड संहिता का अधिनियम संख्यांक 6, अधिनियम संख्यांक है क्या है? एक्ट नंबर ऑफ इंडियन पिनल कोड 15, 5, 45 या 40। सही उत्तर है आपका 45, 45। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई 1 जनवरी 1862, 6 अक्टूबर 1860, 24 अक्टूबर 1862 या फिर 1 जनवरी 1860। इसका सही उत्तर है ए, 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त यानी कि भारत में लागू हुई। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर। भारतीय दंड संहिता में समाहित हैं 511 धाराएं, 23 अध्याय, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका सी। इसमें कुल 511 धाराएं हैं और 23 अध्याय हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा क्षेत्रातीत अपराधों से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड रिलेटेड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस? किससे संबंधित है? कौन सी धारा है? 3 है या बी 4 या सी 5 या फिर डी 6? सही उत्तर है इसका 4। चौथी धारा किससे संबंधित है? क्षेत्रातीत अपराधों से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड? लिंग सेक्शन 7, वचन सेक्शन 8, पर्सन सेक्शन 9, पब्लिक सेक्शन 12। कौन सही सुमेलित है? यानी कि इसमें से 3 गलत हैं और 1 सही है। कौन सा है? 15 का सही उत्तर है डी, लोक। ठीक है, पब्लिक, ये इसका सेक्शन 12 है, बाकी 3 का गलत है। अगला प्रश्न है हमारा 16। भारतीय दंड संहिता की निम्न कौन सी धारा सदोष अभिलाभ से को परिभाषित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड डिफाइंस रॉन्गफुल गेन? सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24, सेक्शन 25। इसका सही उत्तर है बी, सेक्शन 23। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर। कब कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है? ए, जब वह उसे उस साधनों द्वारा कारित करता है जिसके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था। बी, जब उन साधनों द्वारा कारित करता है जिस साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था। या फिर सी, जब यह विश्वास करने का कारण रखता है कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। या फिर डी, उपरोक्त सभी। 17 का सही उत्तर है डी, ये सभी हैं किसी व्यक्ति को स्वेच्छा परिणाम घोषित करने के लिए। ए, बी, सी और डी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा अवैध, इलीगल शब्द हर उस बात को लागू होता है। द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज, जो अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो, या फिर डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। इन सभी के लिए अवैध शब्द इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर। द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द एवर। क्षति शब्द
किसी प्रकार की अपहानि का उद्योतक है जो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो, किसकी, मन की हुई हो या ख्याति की या संपत्ति की या ये सभी। 19 का सही उत्तर है डी। इन सभी की अगर किसी व्यक्ति को हानि हुई हो तो हानि शब्द के अंतर्गत ये सभी आते हैं, चाहे मन की उसकी ख्याति हुई हो, पब्लिक की ख्याति हुई हो या संपत्ति की। अगला प्रश्न है 20, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ध्यान रखना दोस्तों, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सही सुमेलित पूछा था, इसमें पूछा सही सुमेलित नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, मूल्यवान प्रतिभूति धारा 30, अपराध धारा 40, सद्भावपूर्वक धारा 52। इसका सही उत्तर है ए, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख धारा 29, ये इसमें नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 21, भारतीय दंड संहिता का निम्न में से कौन सा अध्याय साधारण अपवाद जर्नल एक्सेप्शन से संबंधित है? चैप्टर 3, 4, 5 या फिर 6? इसका सही उत्तर है 21 का बी, अध्याय 4 कैसे संबंधित है? जर्नल एक्सेप्शन यानी कि साधारण अपवाद से। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर, निम्न में से कौन भारतीय दंड संहिता के अधीन साधारण अपवाद नहीं है? कौन नहीं है? दुर्घटना, सम्मति, विधि की भूल, तथ्य की भूल। कौन अपवाद नहीं है? इसका सही उत्तर है सी, 22 का सी, मिस्टेक ऑफ लॉ जनरल एक्सेप्शंस में नहीं आती है। अगर आपने कोई गलती की है तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्न में से कौन सी पदावली को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन पीनल कोड? वॉलेंटरली यानी कि स्वेच्छा, डिसऑनेस्टी बेईमानीपूर्ण, फ्रॉडलेंटली यानी कि कपटपूर्वक, और इंटेंशन यानी कि आशय, इंटेंशन। तो किसको आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर है डी, आशय को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर, निम्न में से कौन सा मामला कठोर दायित्व से संबंधित है? मध्य प्रदेश राज्य बनाम नारायण सिंह, महाराष्ट्र राज्य बनाम MH जॉर्ज, या फिर सी सरजू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, या फिर डी उपरोक्त सभी। 24 का सही उत्तर है डी, ये सारे मामले कठोर दायित्व स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 25, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा तथ्य की भूल से संबंधित है? 76, 78, 79, ए और सी दोनों। 25 का सही उत्तर है डी, ए और सी दोनों, 76 भी है और 79 भी है, दोनों ही तथ्य की भूल का कारण है। इसमें तथ्य की भूल और उसमें तथ्य की भूल, दोनों ही। अगला प्रश्न है हमारा 26, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश में एक सैनिक का भीड़ पर गोली चला देता है, कार ने कारित किया है। हत्या, आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है, उपहति कोई अपराध नहीं। 26 का सही उत्तर है डी, उसने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन किया है। अगला प्रश्न है हमारा 27, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? न्यायाधीश का कार्य 78, दुर्घटना 81, शिशु का कार्य 84 और तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य धारा 95। तो इनमें से कौन सही है? 3 गलत हैं, 1 सही है। इसका सही उत्तर है डी, ये सही है। तुच्छ अपहानि 95 में है, बाकी ये सब गलत हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य से संबंधित है? ए 77 धारा, धारा 81, धारा 84 या फिर धारा 85। 28 का सही उत्तर है सी, धारा 84। अगला प्रश्न है हमारा राज कपूर बनाम लक्ष्मण का मामला महत्वपूर्ण मामला है, किससे? तथ्य की भूल से, शिशु का कार्य, न्यायाधीश का कार्य या फिर दुर्घटना। 29 का सही उत्तर है ए, तथ्य की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगला प्रश्न है हमारा उड़ीसा राज्य बनाम भगवान बारिक का मामला महत्वपूर्ण मामला है। प्राइवेट डिफेंस, कंसेंट, एक्सीडेंट, नन ऑफ एवर। स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम भगवान बारिक, किसका लीडिंग केस है ये? 30 का सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये इनमें से किसी का भी नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर, दुर्घटना की प्रतिरक्षा के लिए निम्न में से क्या अपेक्षित है? ए विधिपूर्ण कार्य, बी विधिपूर्ण तरीका, सी विधिपूर्ण साधन, डी उपरोक्त सभी। 31 का सही उत्तर है डी, ये सभी दुर्घटना की प्रतिरक्षा में आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा कार्य
जिससे अपहानी कार्य होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानी के निवारण के लिए किया गया हो संबंधित है। धारा 81, धारा 82, धारा 83, धारा 84। 32 का सही उत्तर है ए, धारा 81। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 35। कोई बात अपराध नहीं है जो शिशु द्वारा की जाती है। कोई भी बात अपराध नहीं है। ए 7 वर्ष से कम आयु के शिशु, बी 12 वर्ष से कम आयु के शिशु, 16 वर्ष से कम आयु के शिशु या 18 वर्ष के। इसका सही उत्तर है 33 का ए, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा अगर कोई भी अपराध किया जाता है, कोई भी बात की जाती है तो वह अपराध नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है हमारा 34 नंबर। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा मत्यता की प्रतिरक्षा से संबंधित है। धारा 86, 87, 88 या 89। 34 का सही उत्तर है ए, धारा 86। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय दंड संहिता की धारा 87 के अधीन प्रतिरक्षा हेतु सम्मति आयु है, यानी कि 87 के अंतर्गत अगर कोई अपनी प्रतिरक्षा के लिए कितनी आयु की सम्मति आवश्यक है, किस आयु का व्यक्ति सम्मति दे देता है, तो अगर उससे कोई उसकी दुर्घटना हो जाती है तो वो उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा। 35 का सही उत्तर है सी, 18 वर्ष। ठीक है, अगर 18 वर्ष का कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए सम्मति देता है और उससे कोई हानि होती है तो वह आपके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखवा सकता। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा सद्भावपूर्वक की अपेक्षा नहीं रखती। धारा 93, 89, 88, 87। 36 का सही उत्तर है डी, धारा 87। अगला प्रश्न है हमारा मैग्नाटक का मामला महत्वपूर्ण मामला है। ए शिशु का कार्य, बी सम्मति पर, सी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 37 का सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा टी एन लक्ष्मैया बनाम कर्नाटक राज्य का मामला महत्वपूर्ण मामला है। ए विकृत व्यक्ति के कार्य पर, बी सम्मति पर, सी तथ्य की भूल पर, डी न्यायाधीश के कार्य पर। 38 का सही उत्तर है ए, विकृत व्यक्ति के कार्य पर। अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा सम्मति को परिभाषित करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड डिफाइंस कंसर्ट। ए 18, बी 19, सी 91 या फिर डी 93। 39 का सही उत्तर है बी, धारा 90 कंसर्ट से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है हमारा 40। कोई बात अपराध नहीं है जो प्रयोग में की गई है। मूल अधिकार के प्रयोग में की गई है, गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार के संबंध में की गई है, आत्मसंरक्षण के अधिकार में की गई है या उपरोक्त में से कोई नहीं। 40 का सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा 41। उन कार्यों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है जो किए जाते हैं। देयर इज नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच इज डन बाई पब्लिक सर्वेंट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, चाइल्ड एंड इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, यानी कि लोक सेवक द्वारा, विकृत व्यक्ति द्वारा, शिशु द्वारा और मत व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति नशे में है उसके द्वारा। 40 का सही उत्तर है ए, लोक सेवक द्वारा। इनके संबंध में तो है लेकिन इस लोक सेवक के संबंध में कोई नहीं है। लोक सेवक अगर कोई अपराध करता है तो उसे कोई बचाव नहीं दिया जाएगा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में। ठीक है, अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में अगर वो आपको गिरफ्तार करने आता है तो आपके पास प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है उसको रोकने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर। कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। When the right to a private defense of property extend to causing death, लूट, रात्रोग्रह वेदन, अग्नि द्वारा दृष्टि, उपरोक्त सभी। 42 का सही उत्तर है डी, इन सभी के अंतर्गत आपको किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने तक का अधिकार रहता है। किसी भी व्यक्ति को आप मार दो, अगर आपके घर में लूट करता है आपके साथ, रात्रि में आपके घर में घुसता है, अग्नि द्वारा आपकी किसी संपत्ति को खत्म करता है, आग लगा देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। When the right of private defense of the body extend to causing death,
ए एन असॉल्टिंग विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप एंड असॉल्टिंग विद द इंटेंशन ऑफ एब्डक्शन एंड एक्ट ऑफ थ्रोइंग एसिड ऑल ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगर कोई भी व्यक्ति आपके शरीर की प्राइवेट इच्छा के लिए आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कार्य करते, कब बलात्कार करने का उसका आशय हो, उस आशय से हमला करता है, अपहरण करने के आशय से हमला करता है, या अम्ल यानी कि जो एसिड होता है उसको फेंकता है, तब भी आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है धारा 44। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 44। वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का मामला महत्वपूर्ण मामला है प्राइवेट प्रतिरक्षा पर, सद्भावपूर्वक संसूचना पर, मत्यता पर या सम्मति पर। किससे रिलेटेड है वासुदेव बनाम पेप्सू का मामला? 44 का सही उत्तर है डी, सम्मति पर, कंसेंट पर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर। देवनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला एक महत्वपूर्ण मामला है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार, सम्मति, दुर्घटना, विधि की भूल। 45 का सही उत्तर है ए, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 46 नंबर। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा अन्वयिक आपराधिक दायित्व से संबंधित है? धारा 34, धारा 149, धारा 120 का और उपरोक्त सभी। 46 का सही उत्तर है डी, ये सभी धाराएं अन्वयिक अपराध से संबंधित हैं, यानी कि जब कोई अपराध किया जाता है तो उसके संबंध में ये धाराएं लगती हैं, ये अपने आप में एक स्वतंत्र अपराध का गठन नहीं करती। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा सामान्य आशय से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड इज रिलेटेड टू कॉमन इंटेंशन? सेक्शन 33, सेक्शन 34, सेक्शन 149 या सेक्शन 39? इसका सही उत्तर है, आप सभी को पता ही होगा, सेक्शन 34 बी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा महबूब शाह बनाम एम्परर का मामला महत्वपूर्ण मामला है। सामान्य आशय पर, सामान्य उद्देश्य पर, आपराधिक षड्यंत्र पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी को पता है ए, सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन पर। ठीक है, 48 का ए उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा 49। का अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः या को पीट कर आशय या की मृत्यु कारित करना है। का ने कारित किया है आपराधिक मानववध, हत्या नहीं है, या फिर हत्या, या फिर हत्या का प्रयत्न या उपहति। 49 का सही उत्तर है बी। क्या है? बी, हत्या। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा अपराध को परिभाषित करती है? 43, 44, 42, 43, 42, 40 या 41? कौन सी धारा अपराध को परिभाषित करती है? इसका सही उत्तर है सी, धारा 40। अगला प्रश्न है हमारा 51 नंबर। वह व्यक्ति किसी बात के लिए किए जाने का दुष्प्रयोग करता है, किसी व्यक्ति को उकसाता है, या एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, साथ सहायता करता है, उपरोक्त सभी। 51 का सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है गा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है और खा वैसा करने से इनकार कर देता है। का दोषी है हत्या का प्रयत्न, हत्या करने के लिए खा के दुष्प्रेरण का, या फिर डी किसी अपराध का नहीं। 52 का सही उत्तर है सी, हत्या करने के दुष्प्रेरण के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा खा को या का गृह जलाने के लिए उकसाता है, खा उस गृह में आग लगा देता है और उसी समय वहाँ संपत्ति की चोरी करता है। का दोषी है गृह को जलाने का दुष्प्रेरण का, चोरी के दुष्प्रेरण का, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 53 का सही उत्तर है ए, गृह जलाने के दुष्प्रेरण का। भाई चोरी तो उसने अपने मर्जी से की ना, तो चोरी का नहीं होगा, सिर्फ गृह जलाने के दुष्प्रेरण का होगा, घर जलाने के दुष्प्रेरण का। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 54 नंबर। जबकि दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने से को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति कहलाती है दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र, अवैध कार्य का प्रयत्न, अवैध कार्य की तैयारी। 54 का सही उत्तर है बी, ये होती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 120 बी इसी पे लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 55 प्रश्न है
कि बलवा करना किसके विरुद्ध एक अपराध है, किसके विरुद्ध है? राइटिंग इज एन ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, समाज के, लोक प्रशांति के या व्यक्ति की। 55 का सही उत्तर है सी, लोक प्रशांति के विरुद्ध यह अपराध है बलवा करना। अगला प्रश्न है हमारा, किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाने हेतु कितने व्यक्ति अपेक्षित हैं? 2, 3, 4 या 5? 56 का सही उत्तर है डी, कम से कम 5 व्यक्ति हों तो उस जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बना सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 57, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? ए 141, बी 146, सी 159 या फिर डी 160? ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ क्या पूछा गया है? कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? दंड की बात नहीं की गई है कि दंड किसमें है, सिर्फ परिभाषा की बात की गई है। तो 57 का सही उत्तर है सी 159। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन आपराधिक मानववध का आवश्यक तत्व है? कल्पेबल होमोसाइड का इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है, एसेंशियल एलिमेंट क्या है? कार्य, आशय, ज्ञान या उपरोक्त सभी? 58 का सही उत्तर है डी, ये सभी, एक्ट भी, इंटेंशन भी और नॉलेज भी, ये सभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कल्पेबल होमोसाइड के, आपराधिक मानववध के। अगला प्रश्न है हमारा 59, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा हत्या को परिभाषित करती है? 299, 300, 302 या 304? सही उत्तर है इसका धारा 300। परिभाषित पूछा गया है दोस्तों, हत्या का दंड 302 में है, तो ध्यान रखना। 59 का सही उत्तर है बी 300। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 60 नंबर, निम्न में से कौन हत्या का एक अपवाद है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ मर्डर? गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, सम्मति और उपरोक्त सभी? तो हत्या के अपवाद में ये सभी आ जाते हैं, गंभीर अचानक प्रकोपन हो, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हो, अगर किसी ने सम्मति दी हो जो 18 वर्ष से ऊपर का हो, तो ये सभी प्राइवेट प्रतिरक्षा में आ जाते हैं। 60 का डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 61 नंबर, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा विद्वेष अंतरण के सिद्धांत को समाहित करती है? 301, 308, 305, ठीक है, या फिर 306? विद्वेष अंतरण के सिद्धांत को कौन सी धारा समाहित करती है? 61 का सही उत्तर है ए, धारा 301। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 62, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा असंवैधानिक है? 299, 301, 303, 304? किस धारा को असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है? 62 का सही उत्तर है सी, धारा 303 को। अगला प्रश्न है हमारा 63 नंबर, कि दहेज मृत्यु कारित की जा सकती है विवाह के 7 वर्ष के भीतर, विवाह के 5 वर्ष के भीतर, विवाह के 3 वर्ष के भीतर, विवाह के 9 वर्ष के भीतर? तो आप लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ा होगा, उम्मीद है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, 63 का सही उत्तर है ए। अगर 7 वर्षों के भीतर किसी महिला की मृत्यु होती है तो ऐसा अनुमान लगाया जाएगा कि उसकी दहेज मृत्यु हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 64 नंबर, दहेज मृत्यु दंडनीय है मृत्यु से, आजीवन कारावास से, 10 वर्ष की अवधि के कारावास से, 7 वर्ष से जिसकी कारावास जिसके भी 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास हो सकेगी। तो कितने दंड से दंडित किया जा सकता है दहेज मृत्यु का अपराधी? 64 का सही उत्तर है डी, कारावास की अवधि जो 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 65 नंबर, वह उपहति करता है जो किसी व्यक्ति को कारित करता है। इट इज सेड टू कॉज हर्ट इफ कॉज टू एनी पर्सन। शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य, उपरोक्त सभी? इनमें से कौन सा काम करके कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचा सकता है, ये पूछा है इसमें। तो इसका सही उत्तर है पीड़ा के द्वारा भी, रोग के द्वारा भी, अंग शैथिल्य द्वारा भी और डी उपरोक्त सभी। इन सभी तरीकों से कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है। ठीक है, अगला है 66 नंबर, निम्न में से कौन सी उपहति घोर उपहति है? पुंसत्व हरण, ग्रेवियस हर्ट की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, किसी जोड़ का विच्छेद, प्रिवेंशन ऑफ एनी जॉइंट, दांत का भंग यानी दांत तोड़ देना, उपरोक्त सभी? सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगर आप किसी का दांत तोड़ देंगे, किसी का जोड़ का विच्छेद यानी कि हाथ में जो जॉइंट होते हैं ना उनको अलग कर देंगे और किसी को पुंसत्व हरण यानी कि किसी को नपुंसक बना देंगे, तब क्या होगा? ये घोर उपहति माना जाएगा।
ग्रेवियस हर्ट माना जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 67 नंबर, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। दोस्तों यहाँ जब भी आप पेपर पढ़े तो इतना जरूर पढ़े सही सुमेलित है या नहीं है, पूछा क्या है उन्होंने। ए विधि विरुद्ध जमाव 141, दहेज मृत्यु 304 ए, घोरोपति 319 और हत्या का प्रत 308। 67 का सही उत्तर है ए, सही सुमेलित ये है क्या, विधि विरुद्ध जमाव 141 में दिया गया है, दहेज मृत्यु 304 बी में है। ठीक है, ध्यान रखना इतना। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा सदोष अवरोध को परिभाषित करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड डिफाइंस रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। सदोष अवरोध को कौन परिभाषित करता है। 338, 339, 340, 341। 67 का सही उत्तर है बी, सदोष अवरोध को 339 परिभाषित करती है। अगला प्रश्न है हमारा, अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य मामला महत्वपूर्ण है। दुष्प्रेरण पर, षड्यंत्र पर, प्रयत्न से या तैयारी से। 69 का सही उत्तर है सी, अटेम्प्ट से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 70 नंबर, आर बनाम गोविंदा का मामला महत्वपूर्ण है, किससे संबंधित। बलात्संग, अपहरण, आपराधिक मानववध, सदोष परिरोध। 70 का सही उत्तर है सी, आपराधिक मानववध, इससे संबंधित है आर बनाम गोविंदा का मामला। अगला प्रश्न है हमारा, एस वरदराजन बनाम मद्रास राज्य का मामला महत्वपूर्ण है, हत्या, दहेज मृत्यु, घोरोपहति या बेपहरण, किसके संबंध में है। आर वरदराजन का मामला। 71 का सही उत्तर है डी, बेपहरण से संबंधित है आर वरदराजन का मामला। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अपहरण को परिभाषित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपहरण को परिभाषित करती है। 360, 361, 362, 363। 72 का सही उत्तर है सी, 362 परिभाषित करती है, 363 दंडित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अपराध सभी चरणों में दंडनीय है। अपराध के कितने चरण होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता कर लेना। ठीक है, अब इसके चरण में सभी चरण, चाहे आपका अटेम्प्ट हो, तैयारी हो, प्रयत्न हो, जो भी हो, तो सभी चरण किस में दंडनीय होते हैं। मात्र डकैती के अपराध में इन चारों में से डकैती का एक ऐसा अपराध है जिसमें अपराध के सभी चरण दंडनीय होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा 74, निम्न में से कौन सा अपराध एक सतत अपराध है। सतत का मतलब जो होता ही रहता है विभिन्न चरणों में, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो सतत अपराध कौन सा है। अपहरण, व्यापहरण, दंगा या उपरोक्त सभी, कौन सा इनमें से एक सतत अपराध है। 74 का सही उत्तर है ए, अपहरण एक सतत अपराध है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 72 नंबर, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा उद्दापन को परिभाषित करती है। धारा 378, धारा 383, धारा 390, धारा 391। 75 का सही उत्तर है बी, धारा 383, ये उद्दापन को परिभाषित करती है। अगला प्रश्न है एक्सटॉर्शन उद्दापन मीन्स। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, त्रिलोक सिंह बनाम सत्यदेव का मामला एक महत्वपूर्ण मामला है। व्यापहरण, अपहरण, लूट, आपराधिक दुर्विनियोग, किससे संबंधित है त्रिलोक बनाम सत्यदेव का मामला। 76 का सही उत्तर है सी, लूट के संबंध में। अगला प्रश्न है हमारा 77, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा द्विविवाह को परिभाषित करती है। 493, 494, 495, 496। द्विविवाह को कौन सी धारा परिभाषित करती है। 77 का सही उत्तर है बी, 494। अगला प्रश्न है हमारा 78, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ का मामला एक महत्वपूर्ण मामला है। ए द्विविवाह, बी बलात्संग, सी जारता या फिर डी लैंगिक उत्पीड़न। 78 का सही उत्तर है सी, एडल्ट्री, जारता के संबंध में जोसेफ बनाम भारत संघ का मामला महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ए 492, बी 497, सी 501 या फिर डी 503। 79 का सही उत्तर है बी, 497, एडल्ट्री को अब असंवैधानिक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 80 नंबर, निम्न में से कौन चोरी का आवश्यक तत्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ थीप। जंगम संपत्ति, बेईमानीपूर्ण आशय, बिना सम्मति, उपरोक्त सभी।
तो जंगम संपत्ति भी आवश्यक है, बेईमानी पूर्ण आशय भी सही है और सम्मति भी, तो ये सभी सही है, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन उद्दीपन का आवश्यक तत्व है? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन, कौन सा एक्सटॉर्शन का आवश्यक तत्व है उद्दीपन का? क्षति का भय, जंगम संपत्ति, सद्भावपूर्वक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, क्षति का भय। जब किसी व्यक्ति को आप क्षति का भय कारित करेंगे तभी तो वो आपको कोई सामान देगा। आप उसको गोली लगा, कट्टा लगा दीजिए और कहिए कि आपके जेब में जितने पैसे हमें दे दो, तो यही है उद्दीपन, एक्सटॉर्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 82, सब प्रकार की लूट है चोरी, उद्दापन या तो चोरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। 82 का सही उत्तर है सी, या तो चोरी या उद्दापन, सब प्रकार की लूट है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्यारेलाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य का मामला एक महत्वपूर्ण मामला है। किसका मामला है? चोरी का, उद्दापन का, लूट का या डकैती का? 83 का सही उत्तर है ए, ये चोरी का बहुत महत्वपूर्ण मामला है, प्यारेलाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लूट 390, डकैती 392, छल 415, चुराई हुई संपत्ति 410। तो कौन इनमें सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है नहीं, सही सुमेलित नहीं है। 84 का सही उत्तर है बी, डकैती 392 नहीं है। किसमें है? 395 में है डकैती। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर, सॉरी अगला प्रश्न है हमारा 85 नंबर। निम्न में से क्या संपत्ति के बेईमानी से दुर्विनियोग के लिए आवश्यक है? जंगम संपत्ति, बेईमानी पूर्वक, ए और बी दोनों, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 85 का सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों, ये दोनों आवश्यक हैं दुर्विनियोग के लिए। जंगम संपत्ति होनी चाहिए और उसका बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग किया गया हो। अगला प्रश्न है हमारा 86 नंबर, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक न्यास भंग को परिभाषित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड डिफाइंस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? ए 403, बी 405, सी 406 या फिर डी 411? 86 का सही उत्तर है बी 405। अगला प्रश्न है हमारा 87, डकैती कारित होती है 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा, बी 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा, सी 7 या अधिक व्यक्तियों द्वारा या फिर डी 3 या अधिक व्यक्तियों द्वारा? डकैती के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसका सही उत्तर है बी 5 या अधिक व्यक्ति, 87 का। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 88, तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला महत्वपूर्ण है। ए बलात्संग, बी जाड़ता, सी छल, आपराधिक न्यासभंग। सही उत्तर है बलात्कार। इसमें दोस्तों तुकाराम जो है वो एक कांस्टेबल था और एक पुलिस थाने में था। उसने एक महिला अपने खिलाफ हुए अपराध का मुकदमा लिखवाने गई थी, तो वहाँ उस कांस्टेबल ने उसके साथ रेप किया था, तो ये उसी से संबंधित मामला है। 88 का ए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 89 है कि भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा प्रतिरूपण द्वारा छल को परिभाषित करती है? 415, 416, 417, 421। कौन सी धारा प्रतिरूपण द्वारा छल को परिभाषित करती है? 89 का सही उत्तर है बी 416। अगला प्रश्न है हमारा, का इस आशय से या की अंगूठी नदी में स्वेच्छा फेंक देता है कि या को एतद द्वारा सदोष हानि कारित हो। का ने कारित किया है चोरी, रिष्टि, छल या लूट। मान लीजिए अगर आपका कोई दोस्त है और आपकी अंगूठी जो सोने की है और कीमती है, मान लीजिए 50,000 की है, उसमें हीरा लगा है, तो कोई दोस्त आपका वो अंगूठी निकाल के आपके हाथ से और नदी के पास आप हैं वहीं नदी में फेंक देता है, और उसका इंटेंशन ये था कि आपको हानि हो जाए 50,000 रुपये की, तो ये क्या माना जाएगा? लूट मानी जाएगी, छल माना जाएगा, या रिष्टि मानी जाएगी, या चोरी मानी जाएगी? 90 का सही उत्तर है बी, ये मानी जाएगी रिष्टि, मिसचीफ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गृह भेदन है एक गृह अतिचार, रिष्टि, हमला या चोरी? 91 का सही उत्तर है ए, ये गृह अतिचार है, गृह भेदन। गृह भेदन का मतलब आपके घर में कोई घुस आता है तो ये हाउस ट्रेसपास माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 92 नंबर, जो कोई सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है वह कारित करता है। आपराधिक अतिचार, गृह अतिचार, रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार, उपरोक्त में से कोई नहीं। 92 का सही उत्तर है सी, रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 93,
भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा को 2018 के अधिनियम संख्यांक 22 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? 376 का, 376 का खा, 376 घा, 376 या। 93 का सही उत्तर है बी, 376 का खा। इसको 2018 के अधिनियम संख्यांक 22 द्वारा प्रतिस्थापित यानी कि शामिल किया गया आईपीसी में। अगला प्रश्न है हमारा 94। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा को 2013 के अधिनियम संख्यांक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? दृश्य रतिका, पीछा करना, लैंगिक उत्पीड़न, उपरोक्त सभी। 94 का सही उत्तर है डी, इन सभी को 2013 के अधिनियम संख्यांक 13 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 95। निम्न में से कौन सा अपराध अवयस्क से संबंधित है? ए व्यपहरण, बी अपहरण, सी जारता या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा अपराध अवयस्क से संबंधित है? 95 का सही उत्तर है ए व्यपहरण। व्यपहरण किसी अवयस्क का ही किया जा सकता है, ये सही है। अगला प्रश्न है हमारा 96। रूपल देवल बजाज बनाम केपीएस गिल का मामला एक महत्वपूर्ण मामला है। दहेज मृत्यु, छल, बलात्संग या उपरोक्त में से कोई नहीं। 96 का सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा 97। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा दृश्य रतिका को परिभाषित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड डिफाइंस वॉयरिज्म? 354 बी, 354 सी, 354 डी, 354। 97 का सही उत्तर है बी, 354 सी। ठीक है। अगला प्रश्न है 98। के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला एक महत्वपूर्ण मामला है। सम्मति पर, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन पर या फिर डी लोक सेवक पर। 98 का सही मामला है, सही उत्तर है सी, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन पर। दोस्तों इसी पर ही रुस्तम मूवी बनी है, जो रुस्तम मूवी बनी है वो इसी पर बनी है, के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य पर। अगला प्रश्न है हमारा 99। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा लोक सेवक को परिभाषित करती है? ए 19, बी 20, सी 21, डी 22। 99 का सही उत्तर है सी, धारा 21 लोक सेवक को परिभाषित करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 100 कि आंध्र प्रदेश राज्य बनाम आर पुनैया का मामला एक महत्वपूर्ण मामला है। अपहरण पर, व्यापहरण पर, बलात्संग पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। 100 का सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो इस तरह से हमारे 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको किसी क्वेश्चन पेपर का वीडियो बनवाना हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।